आप लोगों ने एग्जॉर्सिस्ट देखा है? क्लासिक हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट, जो कि एक लड़की के बारे में होता है who gets possessed, and it's a film that is considered to be one of the greatest horror films ever made in the humankind। मतलब इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पूछें तो कुछ लोग ज़रूर बताएंगे कि एग्जॉर्सिस्ट द एग्जॉर्सिस्ट इज स्टिल देयर फेवरेट। वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो जो सीन है, वो जो फाइनल मोमेंट है, इट ऑल शोज हाउ अ पोजीशन स्टार्ट्स एंड 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 व्हाटएवर हैपेंस इन बिटवीन। बट क्या आपको पता है कि ये जो कहानी है ऑफ द एग्जॉर्सिस्ट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी? एंड आज का जो हमारा सुपरनैचुरल केस फाइल्स है, उस केस फाइल में जो कहानी है, जो केस है, इज अबाउट दैट पर्टिकुलर केस। चलिए शुरू करते हैं। We don't think there is anything else we can do apart from performing an exorcism. The entire floor, the entire room is covered with blood. एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? Every member of the family was killed by an axe. Entire room is upside down. What they're seeing is उनकी eldest daughter, who was 12 years old, is now levitating. The perfect condition for a demonic act to unfold. He knew right then that the devil was actually sitting with them in that room that night. The कहानी शुरू होती है 1949 में, एक छोटे से नेबरहुड में, क्वाइट से नेबरहुड में, जो कि कॉटेज सिटी मैरीलैंड में है। एक मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मल से जिंदगी जी रही थी when things started shifting in the family. Now चीज़ें ऐसी ऐसी शिफ्ट हुई, ऐसे ऐसे बदली कि the faith of the family, the integrity of the family, the sanity of the family, the reality of the beliefs of the family members, वो सब क्वेश्चन करने लग जाते हैं, the family members themselves. And whatever unfolded in there, जो भी कहानी वहाँ पे बनी या फिर बन रही थी, शुरू हो रही थी 1949, is considered by doctors, by witnesses, by paranormal researchers, by exorcists, by demonologists, is one of the most authentic cases of demonic possession. And the epicenter of this story is a boy जिनका identity intentionally छुपा के रखा गया है from the media. उसको famously लोग as Roland Doe करके मानते हैं, जानते हैं, और कहानी उन्हीं की है। Now it all started when Roland's grandmother, Harriet, who was very close to Roland, passed away suddenly. Roland संभाल नहीं पाए खुद को, काफ़ी टूट गए, काफ़ी उदास हो गए, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए, because more than an aunt, she was his friend, she was his mentor, she was someone जिनके पास जाके रोलैंड अपने सारे चीज़ें बताता था, सारे प्रॉब्लम्स बताता था, सारे खुशी के खबर बताता था। She was someone जिसको रोलैंड आई थिंक अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करता था। एंड शी वॉज समवन जिसने रोलैंड को स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताया। आंट हैरियट के पास एक वीजी बोर्ड था विच शी एंड रोलैंड यूज्ड टू प्ले टुगेदर। एंड जब आंट हैरियट की डेथ हो जाती है, तब रोलैंड को लगता है कि इफ देयर इज एनी वे टू हैव अ फाइनल वर्ड विथ हिज बिलव्ड ग्रैंडमदर, दिस पर्टिकुलर वीजी बोर्ड is the only way. And according to his family, this was the moment everything changed for him, for the family, and for the world of demonology. और कुछ दिनों के अंदर ही एक्टिविटीज चालू हो जाते हैं। इनिशियली दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैचेस, जैसे कोई स्क्रैच कर रहा है लंबे लंबे नेल्स के साथ, जो कि ऑफ कोर्स रोलैंड के पेरेंट्स ने डिस्कार्ड कर दिया सोच के कि कोई रोडेंट होगा, कुछ होगा, यू नो, वुडन होते हैं घर वहाँ पे, तो मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ अ रोडेंट इशू। पर धीरे धीरे वो जो मार्क्स थे, वो जो साउंड थे ऑफ दो स्क्रैच मार्क्स, वो काफ़ी तेज़ होने लगे, काफ़ी लाउड होने लगे, काफ़ी इंटेंसिफाइड होने लग गए, एंड इतना ज़्यादा हो गया दैट द फैमिली कुडंट स्लीप एट नाइट। फिर शुरू होता है फर्नीचर्स के साथ चीज़ें होने लगती हैं। चेयर्स अपने आप पलट जाते थे, वाज अपने आप टूट के गिर जाते थे, चीज़ें अपनी आप खुल जाती थी और बंद हो जाती थी। एंड रोलैंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग दैट रैंडम शैडोज एंड स्कैरी शैडोज एंड क्रीपी शैडोज आर हॉन्टिंग हिज रूम एवरी नाइट।
Now, before I continue with the story, I'm sorry to interrupt, but I wanted to tell you that I am hosting a paranormal workshop on the 23rd and 24th of August this month, and the registration are still open. They will remain open till 20th August 2025. तो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए about the world of paranormal directly from me, my experiences, 13 years of experience, then this is the place you should be. More details if you want, it is there in the description. Back to the story. The disturbances quickly centered around Roland. His bed would shake violently, sometimes lifting from the floor. Blankets were pulled from his body by invisible hands, objects flew across the room, and religious items placed near him would be thrown or smashed. The family, overwhelmed and terrified, turned to their Lutheran pastor, Luther Miles Skulls, for guidance. Now, Pastor Skulls spent a night with Roland, hoping to witness the disturbance himself. What he saw left him shaken. The bed shook, rattled beneath Roland, objects moved without cause, and the boy was thrown into violent fits, contorting and showing great pain within the body. एंड स्कल्स को समझ आ गया कि भाई साहब ये उनके बस की बात नहीं है. दे नीड अ कैथलिक प्रिस्ट और द हेल्प ऑफ द कैथलिक्स टू गेट रिड whatever is trying to attack or probably kill Roland. स्क्रैचेस इतने कॉमन हो गए थे रोलैंड के बॉडी में कि एवरी डे द फैमिली यूज्ड टू वेक अप विथ पूल ऑफ ब्लड अराउंड रोलैंड बिकॉज उसके बॉडी में सिर्फ स्क्रैच मार्क्स होते थे और ऐसे ऐसे जगहों पे स्क्रैच मार्क्स आते थे कि जहाँ पे एक ह्यूमन हैंड पहुँच ही नहीं पाएगा. ड्यूरिंग वन ऑफ दिस एपिसोड्स रोलैंड के चेस्ट में एक क्रीपी सा येट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज स्क्रैच ऑन हिज चेस्ट. एंड जो लिखा हुआ होता है उसके चेस्ट पे द वर्ड वाज लुई. एंड जैसे ये वर्ड अपीयर होता है रोलैंड के चेस्ट पे, द फैमिली थिंक्स मे बी सेंट लुई इन मिजोरी इज वेयर दे नीड टू बी. तो फैमिली ने कैसे तैसे करके सामान सब पैक किया, गाड़ी में भर्ती किया और रोलैंड को ले गए सेंट लुई. एंड सेंट लुई में कुछ उनके रिलेटिव्स भी थे एंड वहाँ पे कैथोलिक चर्च भी था. तो रोलैंड के फैमिली ने सोचा कि दिस वुड बी एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टे एंड कंसल्ट द चर्च. एंड दैट इज व्हेन सेंट लुई का जो चर्च था, कैथोलिक चर्च था, वहाँ से मिले रेमंड बिशप. एंड ही वाज द वन who maintained a complete diary of all the disturbing evidences that happened during this procedure. According to Father Bishop के जो notes थे उसके हिसाब से रोलैंड के बॉडी में इतने ज़्यादा डीप इंजरीज आते थे, डीप स्क्रैच मार्क्स आते थे, that sometimes they used to get super concerned कि क्या हो रहा है उसके साथ. and if he will survive those injuries. One particular day उन्होंने देखा the word hell was scratched on his chest. धीरे धीरे नोटिस किया गया कि रोलैंड जो कि क्वाइट एक शांत शाई किस्म का बच्चा था, नर्वस किस्म का बच्चा था, सडनली टर्न्ड इनटू अ वेरी एग्रेसिव पर्सन. He started cursing, his voice turned thick and guttural. He started mocking the prayers that were done by the priest. उन्होंने प्रीस्ट के ऊपर थूकना चालू कर दिया, उनके प्रेयर्स को मॉक करना चालू कर दिया और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लग गए जो कि उनको समझ में नहीं आ रही थी, जो प्रीस्ट थे. सो व्हेन दे डिकोडेड कि कौन सा लैंग्वेज रोलैंड इज स्पीकिंग, द लैंग्वेज टर्न्ड आउट टू बी लैटिन. फादर रेमंड बिशप के साथ उनको एक एक्सपीरियंस प्रीस्ट भी दिया गया जो कि फादर विलियम बोर्डन के नाम से जाने जाते थे. एंड ही वाज आस्क्ड टू लीड द एंटायर एक्सॉर्सिज्म. नाउ विथ हिम वर फादर बिशप and several other assistants. The rituals began in March 1949 and continued over weeks, often late into the night. Now, during these sessions, Roland displayed strength far beyond his years, requiring multiple men to hold him down. वो वायलेंटली सबके ऊपर चिल्लाता था, मारता था, हाथ पैर मारता था, रिस्ट्रेन कर देता था जो भी उसको पकड़ के रखते थे. एंड उसकी आंखें ऐसे पीछे रोल बैक हो जाती थी जैसे कि जो ब्लैक पार्ट है, जो प्यूपिल्स है, वो है ही नहीं आंखों में. और जब होली वाटर डाला जाता था उनके ऊपर, उनके स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाते थे, रैशेस हो जाते थे, इन अ वे शोइंग दैट रोलैंड्स बॉडी इज रिएक्टिंग टू दोज वाटर. The phenomena extended far beyond what Roland के physical body के साथ हो रहा था. Rooms में चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही थी during the prayers in the exorcism that Raymond Bishop and Father Bowden were like कि
ये ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है अपने लाइफ में। ये जो एक्सोर्सिज्म हम कर रहे हैं, ये जो केस हमको मिला है, दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस, क्योंकि दिस इज चेंजिंग द वे डिमोनिक पोजीशंस वर लुक्ड आफ्टर। चीज़ें अपने आप लेविटेट होती थी, गिरती थी। इनफैक्ट रोलैंड जो बेड के ऊपर रखा जाता था, सोया था, जहाँ पे उसको बांध के रखा गया था, द एंटायर बेड लेविटेटेड वंस फ्यू इंचेस बिफोर इट स्लैम्ड इटसेल्फ ऑन द फ्लोर। फादर बिशप के डायरी के हिसाब से रोलैंड ट्रांस जैसे सिचुएशन में चले जाते थे ड्यूरिंग दीज एक्सोर्सिज्म्स, एंड प्रीस्ट को मॉक करना, ऑब्सनिटीज बताना, एंड एट टाइम्स ग्राउल लाइक एन एनिमल। और जब बाइबल से पैसेजेस पढ़े जाते थे तो ही यूज्ड टू कन्वर्ज, ही यूज्ड टू कॉन्टॉर्ट, एंड ही यूज्ड टू टेल थिंग्स जो कि शायद उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस टाइम पे वो क्या बोल रहा था। बट सिर्फ उतना ही नहीं हो रहा था, जब क्रूसीफिक्स डाले जाते थे उनके फॉरहेड के ऊपर या फिर इवन करीब लेके जाते थे रोलैंड की बॉडी के पास, ही यूज्ड टू शाउट लाइक ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन। वो कन्वर्ज करते थे वायलेंटली, एंड जब एक रोजरी बांधा गया उनके रिस्ट के अराउंड, इट ब्रोक ऑन इट्स ओन लाइक एन अनसीन फोर्स, काइंड ऑफ tore it apart. When things weren't getting any good with Roland and he was not showing any good result towards his exorcism, fathers ने decide किया कि maybe he should be taken away from the family, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कि रोलैंड के फैमिली मेम्बर्स को भी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही थी, उनके अराउंड भी एग्रेसिव एंड एक्टिव पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो चुके थे। सो टू प्रोटेक्ट द पेरेंट्स, प्रोटेक्ट द फैमिली, फादर ने डिसाइड किया, बाउडन एंड बिशप ने, कि मे बी ही शुड बी टेकन टू समवेयर एल्स, एंड दैट इज व्हेन द कॉल टू शिफ्ट रोलैंड टू एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल वाज टेकन। अब उनको लेके गए वो हॉस्पिटल में और एक पूरा एंटायर कॉरिडोर खाली कर दिया गया सिर्फ ताकि रोलैंड को रखा जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया जब पहली रात लेके रोलैंड को रखा गया इन वन ऑफ दोज रूम्स, all the other patients, even though they had no idea कि रोलैंड वहाँ पे है, they started reacting to something, they started shouting, they started howling. The priest knew कि ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है, ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। तो वो पूरा एंटायर कॉरिडोर को खाली कर दिया गया एंड सिर्फ रोलैंड हुआ करता था इन दैट कॉरिडोर। ब्रेक लेने के लिए प्रीस्ट जब बाहर जाते थे, दे यूज्ड टू बी आउट, एंड वो लोग बाहर खड़े होके इन अ वेरी सिनेमैटिक वे, इन अ वेरी ड्रामेटिक वे, दे यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स द विंडो जहाँ पे रोलैंड का रूम होता है, एंड विंडो से ही उनको शैडोज दिखते थे, चीज़ें गिरने की आवाज़ आती थी, चिल्लाने की आवाज़ आती थी, एंड इट फेल्ट वेरी वेरी स्कैरी। चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी दैट ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल डिसाइडेड टू अवॉइड द हॉस्पिटल एट नाइट। दे वर लाइक कि हम नहीं जाने वाले हैं वो फ्लोर को और टू द हॉस्पिटल जब तक रोलैंड है। वहाँ पे भी एक्सोर्सिज्म चालू हुआ, एक्सोर्सिज्म हुआ, प्रेयर्स हुआ, और भी असिस्टेंट्स आए, एंड उसी बीच ऐसा हुआ कि एक असिस्टेंट आके बैठा एंड रोलैंड डायरेक्टली उसको देखता है एंड एक ईविल सा स्मार्क देता है, स्माइल देता है, और स्माइल देने के बाद बोलता है, आई सी योर मदर डाउन देयर, योर मदर इज इन हेल, शी इज सफरिंग, एंड लेट मी टेल यू, others who are torturing her are enjoying it a lot. They're ripping apart her flesh, her soul, piece by piece. And as I see you standing here in front of me, I can only imagine what fun it would have been if I was there doing the same with your mother. इतना बोलने के बाद रोलैंड just vomited black gooey stuff on the window जो कि उसके बाजू में था। That is when they noticed the priest के उसके वॉमिट में बहुत अजीब किस्म की चीज़ें भी थीं। हेयर था, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि पता भी नहीं कि उसके बॉडी के अंदर कैसे गए। बट जो उन्होंने वो प्रीस्ट को बोला, वो प्रीस्ट गॉट शेकन अप सो मच बिकॉज कुछ हफ्ते पहले ही वो प्रीस्ट ने अपने मदर को खोया था। They saw the priest getting affected and the rest of the priests they started aggressively exorcising Roland because they were thinking कि शायद टाइम बहुत कम है उनके पास रोलैंड को बचाने के लिए till the complete possession happens, which is the last stage of possession. They need to do something really quick and really really good. So उन्होंने चालू किया and Roland started shouting in such an animalistic voice, ऐसा guttural voice से वो चिल्लाया जैसे
जैसे कोई इंसान चिल्ला नहीं सकता है. And that was the moment they realized that the devil himself was there in the room with them that very night. But right after that moment, something happened. Suddenly, during those conversations, during those exorcisms, it was April 1949, something happened. By then, the priest had been conducting the ritual for nearly a month, exhausted but resolute. During one particular violent session, Roland convulsed and screamed with a ferocity that shook everyone in the room. Suddenly, in a voice that was not his own, he shouted, "Satan, Satan, I am Saint Michael, and I command you to leave this boy now." Witnesses swore that his voice changed entirely, authoritative, booming, and nothing like a 13-year-old child. The convulsions stopped, the boy collapsed, and suddenly a calmness filled the room. The priest and the family watched in disbelief as the torment appeared to end. Roland opened his eyes, seemingly himself again, and quietly said that he felt free. What happened? Did the exorcism work? Who knows? Did Saint Michael actually appear? Who knows? Was it the grandmother that came through and helped Roland? Who knows? No one knows what happened that moment, that night. But जैसे ही शुरू हुआ था, उतना ही सडनली ख़त्म भी हो गया. कुछ दिनों बाद रोलैंड अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चला गया. स्क्रैच मार्क्स आने बंद हो गए, एपिसोड्स होने बंद हो गए, वो जो सारे आउटबस्ट होते थे वो सारे बंद हो गए. उसने एक नॉर्मल लाइफ चालू किया. ही मूव्ड ऑन फ्रॉम वॉट एवर हैपेंड इन हिज चाइल्डहुड. बट जो प्रीस्ट थे, जो फादर थे वहाँ पे, they were left scarred for the entire life. The entire Elysian hospital was left scarred for the events that unfolded वहाँ पे. Of course, skeptics ने ये बोला कि Roland was going through schizophrenia and has dissociative disorder, and others believe that the scratch and the moments are because of his self-inflicted behavior, or maybe he was mentally not very strong, or he was mentally challenged. But it was Roland who knew उसके साथ क्या हुआ. It was the priest who knew उनके साथ क्या हुआ, and they vouch that whatever they saw that night, those many nights, and whatever they experienced during the process was nothing they read in the rule book of exorcism. The case of Rolando stands as one of the most documented possession cases in modern history. Unlike folklore or legend, it left behind written diaries, hospital reports, and living witnesses. Even today, when discussed, it is done with unease, as though speaking the boy's name might awaken something better left sleeping. And no one knows कि रोलैंडो के साथ हुआ क्या आगे जाके, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखी गई थी. बट सालों बाद वो जो डायरी था वो एक्सॉर्सिस्ट के डायरेक्टर के हाथ लगती है, और वो उसको बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या फिर उससे इंस्पिरेशन लेते हैं टू मेक द मूवी द एक्सॉर्सिस्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने यहाँ तक देखा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड एम करते हैं एटलीस्ट 300 कमेंट ये वीडियो के नीचे. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. वी आर वेरी क्लोज टू 250K एंड वी होप टू गेट इट डन सुपर सून. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.